हेलो एवरीवन। हमारी ल्यूसेंट जीके की सीरीज़ चल रही थी। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में जैनिज़्म को कंप्लीट कर लिया था। तो हमारा बुद्धिज़्म जैनिज़्म यानी कि चैप्टर 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है ल्यूसेंट में। तो आज हम मौर्यन स्टार्ट करने वाले थे, बट मौर्यन स्टार्ट करने से पहले हमको मगध एम्पायर का ओवरव्यू लेना होगा, यानी कि उसको रिवाइज करना होगा ताकि हमारी क्लासेस में फ्लो बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि 6th सेंचुरी की शुरुआत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। इनमें से जो स्मॉल और वीक महाजनपद थे उनको स्ट्रॉन्ग महाजनपद ने अपने में मिला लिया था, या फिर कह सकते हैं कैप्चर कर लिया था। और फिर 6th सेंचुरी के मिडिल में केवल 4 महाजनपद सरवाइव कर पाई थी जो कि स्ट्रॉन्ग थी, जैसे कि कोशाला, अवंती, मगध और वत्सा। ये 4 महाजनपद थी जो सरवाइव कर पाई थी। और फिर क्या हुआ, इन चारों में सुप्रीमेसी को लेकर एक वॉर स्टार्ट हो गया। और इस वॉर में क्या हुआ था, और इस वॉर में मगध ने विक्ट्री गेन की और मगध बन गया नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल सेंटर। और बता दें कि मगध की कैपिटल राजगृह थी। तो देन बात करते हैं मगध के रूलर्स की। तो मगध के फाउंडर थे बृहद्रथ, और इनका मेंशन ऋग्वेद में भी किया गया था। और इन्होंने बृहद्रथ जो डायनेस्टी थी उसको फाउंड किया था, उसके फाउंडर बने थे। तो नेक्स्ट आती है हर्यंका डायनेस्टी। तो लेकिन इसमें एक चीज़ होता है, बट एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दें कि जो हर्यंका डायनेस्टी थी वो रियल फाउंडर थी मगध एम्पायर की, क्योंकि यहाँ से मगध का राइज होना स्टार्ट हुआ था हर्यंका डायनेस्टी से। और मगध पहले क्या था, इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था, और हर्यंका डायनेस्टी से उसका राइज होना स्टार्ट हुआ था। देन इसके बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी, और फिर आती है नंदा डायनेस्टी। शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी के टाइम मगध ने काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, बहुत एक्सपेंड किया था। देन और इस एक्सपेंशन की वजह से जो मगध एम्पायर था काफ़ी स्ट्रॉन्ग उभर के आया था। देन फिर आते हैं मौर्यंस, यानी कि मौर्य डायनेस्टी, और जिसके टाइम क्या था, मगध अपने पीक तक पहुंचा था। मौर्यंस के टाइम पे मगध पीक तक पहुंच चुका था। और इसमें हम लास्ट क्लासेस में हमने बृहद्रथ, हर्यंका, शिशुनाग, नंदास के बारे में हम पढ़ चुके थे। बट आज हम एक बार फिर लेक्चर को रिवाइज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हर्यंका डायनेस्टी से। तो हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिम्बिसार, और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिम्बिसार ने क्या, मैट्रिमोनियल अलायंस किए थे और मिलिट्री एक्सपीडिशंस किए थे। देन मैट्रिमोनियल अलायंसेस देख लेते हैं जो बिम्बिसार ने किए थे अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए। तो बिम्बिसार ने पहली शादी कोशाला की प्रिंसेस कोशाल देवी से की थी, और इसके बदले उनको डाउरी में काशी रीजन मिला था। और जैसे कि हम सभी को पता है, काशी रीजन जो है गंगा यमुना डाव की तरफ पड़ता है, तो ये काफ़ी हाई ईल्ड वाला रीजन हुआ करता था। देन इसके बाद बिम्बिसारा ने लिच्छवी क्लेन के प्रिंसेस छेलना से दूसरी शादी की, जो वाजी रीजन की प्रिंसेस थी। और बता दें कि वाजी की कैपिटल क्या थी, वैशाली हुआ करती थी। और इससे क्या हुआ था, जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो हुए थे, यानी कि पहली और दूसरी शादी से क्या हुआ था, जो मगध का जो नॉर्थन फ्रंटियर था वो सिक्योर हो चुका था। तो अब इसके बाद जो था, जो वैशाली जो थी वो मगध का नॉर्थन बॉर्डर बना, जो नेपाल तक फैला हुआ था। इसके बाद बिम्बिसार ने तीसरी शादी की, जो थी पंजाब की माद्रा क्लैन की प्रिंसेस खेमा से। ठीक है।
और इस मैट्रिमोनियल अलाइंसेस से क्या हुआ था, मगध का नॉर्थवर्ड और वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ था। तो ये थे मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, जिसकी वजह से बिम्बिसार ने अपना जो एम्पायर था काफ़ी एक्सपेंड कर लिया था। अब बिम्बिसार के मिलिट्री एक्सपीडिशंस देखते हैं। तो बिम्बिसार को सेनिया का टाइटल दिया गया था, क्योंकि ये फर्स्ट किंग थे जिनके पास अपनी स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। इससे पहले किसी भी किंग के पास अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कोई परमानेंट आर्मी नहीं हुआ करती थी। इससे पहले क्या था, जितने भी किंग हुआ करते थे वो कॉमन मैन को आर्मी के तौर पे वॉर में ले जाया करते थे, पर्टिकुलर एक आर्मी नहीं हुआ करती थी। बट बिम्बिसार ने क्या था, अपने खुद की एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई, खुद की एक पर्टिकुलर आर्मी बनाई, जिनका जो काम था वो सिर्फ वॉर में जाना हुआ करता था, वो कॉमन मैन नहीं हुआ करते थे। तो फिर यहाँ पे बिम्बिसार का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सपीडिशन था अंगा के साथ, अंगा महाजनपद के साथ था। तो यहाँ पे क्या था, बिम्बिसार ने अंगा के किंग ब्रह्मदत्त को डिफीट किया था। तो ब्रह्मदत्त को डिफीट करने के बाद जो था, ये अंगा जो महाजनपद था उसको कैप्चर कर लिया गया, और कहाँ पे इसने बिम्बिसार ने अपने किंगडम में इसको क्या था, इंक्लूड कर लिया। तो कैप्चर हो गया था अंगा। इसके बाद क्या हुआ, और फिर बिम्बिसार की नज़र गई अवंती महाजनपद पे। ये काफ़ी बड़ा रीजन हुआ करता था और काफ़ी फर्टाइल भी हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या था, एक मिलिट्री एक्सपीडिशंस तो नहीं हुआ था, बट क्या था, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई थी बिम्बिसार और अवंती के राजा चंद्र प्रद्योता महासेना के बीच। वो इसलिए क्योंकि बिम्बिसार ने अपने फिजिशियन, जो कोर्ट फिजिशियन हुआ करते थे जीवक, उनको अवंती भेजा था, और वहाँ के जो राजा थे चंद्र प्रद्योता महासेना, उनके इलाज के लिए उनको जॉन्डिस हो गया था। तो उनका इलाज जो था वो जीवक नहीं किया था, जिसकी वजह से उनके इलाज की वजह से वो ठीक हो चुके थे। और इसी वजह से जो अवंती के राजा थे वहाँ पे क्या था, बिम्बिसार के एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। तो और इस तरह अवंती जो था क्या था, मगध में यानी कि हरियंका डायनेस्टी के अंडर आ चुका था, मगध में इंक्लूड हो चुका था। देन क्या था, बिम्बिसार ने 544 बीसी और देन क्या था, बिम्बिसार ने 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक रूल किया था। और यही वो टाइम था जब महावीर और बुद्धा भी एग्जिस्ट करते थे। तो इसके बाद आता है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो था वो बिम्बिसार और चेलेना, जो सेकंड वाइफ हुआ करती थी बिम्बिसारा की, उसका बेटा था। तो अजातशत्रु ने क्या किया था, अपने पिता बिम्बिसार को मार दिया था और वहाँ पे थ्रोन को ओवरटुक कर लिया था, यानी कि अपने पिताजी को मार के खुद ही राजा बन चुका था वो। वहाँ पे उसने राज्य को कब्जा कर लिया था। ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ था, फैमिली में एक डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था। जैसा कि हमने पढ़ा था, एक डिस्प्यूट स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि बिम्बिसार की 3 वाइफ हुआ करती थी। पहली थी वाइफ कौशाल देवी, जो थी वो बिम्बिसार की हत्या से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जो अजातशत्रु था वो सेकंड वाइफ का बेटा हुआ करता था। तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसने अपने पिताजी को मार के थ्रोन को कब्जा कर लिया है। तो हमने पढ़ा था कि कौशाल देवी जो थी वो डाउरी में क्या था, काशी रीजन लेके आई थी, यानी कि जब उनकी शादी हुई थी बिम्बिसार के साथ तो काशी रीजन को एज ए डाउरी लेके आई थी। तो क्या हुआ था, यहाँ पे जब अजातशत्रु ने बिम्बिसारा को मार दिया था तो इस चीज़ से कौशाल देवी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि थ्रोन को कब्जा कर लिया गया है। ठीक है।
छेलना के बेटे के द्वारा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर जो कुशाल देवी के भाई थे प्रसन्नजीत, उन्होंने क्या किया, काशी जो रीजन एज ए डाउरी ले गई थी वो उनको वापस ले लिया। उन्होंने काशी को वापस ले लिया और इस वजह से क्या हुआ, मगध और कौशाल रीजन में क्या हुआ, टेंशन स्टार्ट हो गई और फिर क्या हुआ, वार हुआ। तो इस वॉर में क्या था, अजातशत्रु विन कर गया था, वो जीत गया था। वो वहां पे जीतने के बाद क्या हुआ था, अजातशत्रु को फिर से काशी मिल गया था, यानी कि उसने रिकैप्चर कर लिया था काशी को। और साथ ही साथ कौशाला किंग जो थे प्रसन्नजीत, उनकी बेटी से अजातशत्रु की शादी भी करवा दी गई। और यानी कि अब क्या था, वो और स्ट्रांग बन चुका था, स्ट्रांगर बन चुका था पहले के मुकाबले, क्योंकि उसने क्या था, कौशल रीजन को एक कह सकते हैं कि हरा के काशी दोबारा से हासिल कर लिया था। और फिर अजातशत्रु ने क्या किया था, वाजी रीजन था, यानी कि जिसकी कैपिटल वैशाली हुआ करती थी, उसको भी इन्वेड कर दिया। इन्वेड करके एक्वायर कर लिया, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि जैसे काशी उसके हाथ से चला गया था, उसी तरह ये वाजी रीजन भी उसके हाथ से कभी जा सकता है। तो इसीलिए उसने क्या था, उसको पूरी तरह से एक्वायर कर लिया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या था, जो अजातशत्रु है उसकी विक्ट्री के क्या थे, 3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 3 थिंग्स थी, 3 चीज थी जिसकी वजह से उसकी विक्ट्री जो थी वो इतनी क्या था, सक्सेसफुल हो चुकी थी, इतनी सक्सेसफुल हो सकी थी। पहला था रथमुशाला, जो एक ह्यूज रथ हुआ करता था, जिससे क्या था, एनिमी की मास किलिंग हुआ करती थी, मास किलिंग कर सकते थे इससे, काफी ह्यूज हुआ करता था। जैसा हमने बाहुबली मूवी में जो देखा था उस टाइप का एक होता था, उसको बोलते थे रथमुशाला। सेकंड था महाशिलाकांतिका, ये एक वुडन कैटापुल था जो बड़े पत्थर से एनिमी पे अटैक करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है रथमुशाला और महाशिलाकांतिका की, तो वो इस तरह का कुछ हुआ करता था। एंड थर्ड जो था वो थे सुनिदा और वत्साकर, ये जो थे डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे किसके, अजातशत्रु, और इन्होंने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वाजी रीजन को कैप्चर करने में, उसको एक्वायर करने में। तो ये मिलिट्री एक्सपीडिशंस हुआ करते थे किसके, अजातशत्रु के। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, जो अजातशत्रु थे, तो नेक्स्ट है अजातशत्रु थे, उन्होंने स्टार्टिंग में क्या था, जैनिज्म को फॉलो करते थे वो, बट धीरे धीरे क्या हुआ था, बुद्धिज्म से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, और जिस वजह से क्या था, उन्होंने अजातशत्रु ने बुद्धिज्म को लेटर फेज में पैटर्नाइज करना स्टार्ट कर दिया था। और इसी का रिजल्ट था कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो क्या है, अजातशत्रु के थ्रू पैटर्नाइज की गई थी, जो हुई थी हमारी 483 BC में राजगृह में हुई थी। और उस टाइम क्या था, राजगृह जो थी मगध की कैपिटल हुआ करती थी। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, वहाँ हमने काउंसिल्स भी देखी हैं। बुद्धिज्म की 4 काउंसिल्स हुआ करती थी और जैनिज्म की 2 काउंसिल्स हुआ करती थी, तो आप प्रीवियस क्लासेस में देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन इसके बाद क्या था, 460 BC में क्या था, उदायन आया। तो उदायन कौन था, अजातशत्रु का बेटा हुआ करता था, और इसने भी वही किया जो इसके पिताजी ने उसके दादा के साथ किया था। यानी कि कह सकते हैं जिस तरह अजातशत्रु ने अपने पापा को मार के क्या था, थ्रोन को कब्जा किया था, उसी तरह उदायन ने भी अपने पिताजी को मार के थ्रोन को कब्जा किया था। और 444 BC तक क्या था, रूल किया था उदायन ने। 460 BC से स्टार्ट था और 444 BC तक इसका रूल चला। तो यहाँ पे क्या था, उदायन के रूल में ज़्यादा कुछ हिस्टोरिकल इवेंट तो थे नहीं,
बट क्या था, यहाँ एक फोर्ट बनवाया गया था उदयन के थ्रू, जो बनवाया था कहाँ, पाटलीग्राम में, जो पाटलिपुत्रा जो है रीजन हुआ करता था वहाँ पे। और ये था क्या, गंगा और सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बनवाया गया था। तो इसी वजह से उदयन को याद किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम शुशुनाग और नंदा डायनेस्टी को भी रिवाइज करेंगे और क्या है, मौर्यन डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।